डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स में हमने 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई का मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड माइनस आई ग्रुप का मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम यहां पर यह जानेंगे कि कौन से ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे एंड कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो आइए उन ग्रुप्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि प्लस आई ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स और एटम्स। बच्चों, जैसा मैंने बोला, प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले। और देंगे कौन? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या ज्यादा हो। जी हां, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और एक न्यूट्रल एटम, इनमें से किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो बताइए, यस, एक नेगेटिवली चार्ज्ड एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जैसा हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसी वजह से उसका प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इसीलिए प्लस आई इफेक्ट में जो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी है? नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। और इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है। देखिए कौन कौन से ग्रुप बनाए मैंने? CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस एंड COO माइनस। इन चारों का कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई, बिकॉज इन सभी में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। कब? ये जब ये किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड हो तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। आइए हम इन चारों में प्लस आई को कंपेयर करते हैं कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एंड किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। बेटे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और EN में अगर मैं बात करूं, बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की टेंडेंसी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। और यही कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तीनों पर ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम इनमें EN की अगर बात करें, बच्चों बताएं किसकी EN या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है? जी हां, ऑक्सीजन की EN मैक्सिमम है। सबसे मिनिमम कार्बन की। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में EN का ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन की सबसे कम EN, और EN सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर बताएं, नाइट्रोजन की EN और सबसे ज्यादा EN ऑक्सीजन की है, तो O माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। तो बताइए प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इन तीनों के लिए? जी हां, 1, 2 एंड 3। अब देखिए यहां पर भी ओपन नेगेटिव और यहां पर भी ओपन नेगेटिव, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? एक बात हमने पढ़ी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आई इफेक्ट की वैल्यू कम होने लगती है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस कार्बन चेन में O माइनस को कनेक्ट किया और इस कार्बन चेन में सेम मैंने इस ग्रुप को कनेक्ट किया। कौन सा ग्रुप? C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताएं, ओपन नेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दैट इज प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां भी करेगा, लेकिन अब बताएं इसमें O माइनस इस कार्बन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है, जबकि यहां पर ये CO ग्रुप आ गया है बीच में। तो O माइनस की डिस्टेंस इस कार्बन चेन से बढ़ गई है, और जब डिस्टेंस बढ़ती है तो आई इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है आपको? तो यहां पर जब CO माइनस देखते हैं तो O माइनस की डिस्टेंस ज्यादा होती है और इस वजह से प्लस आई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब बताइए O माइनस का प्लस आई ज्यादा है किससे? CO माइनस से, और इसीलिए ये जो ऑर्डर है प्लस आई का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले प्लस आई में नेगेटिवली चार्ज ग्रुप रखे जाएंगे और वो EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, आइए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। अब बेटे दूसरे एग्जांपल में मैंने ये एल्काइल ग्रुप्स बनाए हैं। कौन से ग्रुप्स हैं ये? एल्काइल ग्रुप्स। ध्यान से देखें, इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन से? 4, यहां 1 2 3, यहां 2 और यहां 1। और प्लस आई इफेक्ट के बारे में एक बात याद रखें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
नंबर ऑफ कार्बन्स इन अल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा कार्बन्स होंगे अल्काइल ग्रुप में, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हो जाएगी अल्काइल ग्रुप की। तो सबसे पहली बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो बताएं, इसमें 4 कार्बन्स, इसमें 3, इसमें 2 एंड इसमें 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा प्लस आई का? बिल्कुल सही। अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है आपको? अब बेटे एक और एग्जांपल मैंने यहां पढ़ लिया है एल्काइल ग्रुप्स का। ध्यान से देखें, दिस इज ऑल्सो एल्काइल, दिस इज ऑल्सो एल्काइल एंड दिस इज ऑल्सो एल्काइल। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन से देखूं, इसमें कितने कार्बन से? 1 2 3, यहां 1 2 3 और यहां 1 2। एक बात तो क्लियर है कि इनमें से थर्ड में नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है तो बताइए उसका प्लस आई सबसे कम हो जाएगा। तो लास्ट में तो कौन आएगा? ये इथाइल ग्रुप, ये सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन आप 1 और 2 को कैसे कंपेयर करेंगे? इनमें तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो बच्चों अगर ऐसा हो तो एक बात याद रखें, प्लस आई डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग। देखें लिखा हुआ है प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम। अच्छा, ब्रांचिंग बढ़ने से प्लस आई क्यों बढ़ जाता है, इसकी भी अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, इसमें अगर यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए आई इफेक्ट के लिए जरूरी है ईएन में डिफरेंस होना, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एक मोर ईएन वाले एटम से जुड़े हुए हैं। तो बताइए अगर यहां कोई मोर ईएन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे और इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, तो बताइए इस कार्बन को कितनी साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें कितनी साइड से मिलेंगे? इस कार्बन को डायरेक्ट एक साइड से, और उसके बाद तो इस ग्रुप की तो डिस्टेंस बढ़ गई है। आपको समझ में आ रहा है? यहां दोनों इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पर यह ग्रुप मोर डिस्टेंस वाला है, और डिस्टेंस बढ़ती है तो आई इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए इस मिथाइल का इफेक्ट कम लगेगा, जबकि यहां तो इन दोनों का ही इफेक्ट लगेगा। क्लियर है आपको? तो अब बताएं इन दोनों में से किसका प्लस आई ज्यादा हो जाएगा? यस, इस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा हो जाएगा जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले ये, फिर ये, और लास्ट में इथाइल हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम है। तो अगेन ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा प्लस आई का। तो ये 2 बातें, एक बात क्या है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप, एंड इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन अल्काइल ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। बताइए 4th एग्जांपल मैंने लिखा है 3 यहां पर आइसोटॉप्स लिखे हैं मैंने, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। अब बताएं इन तीनों में हमें क्या कंपेयर करना है? प्लस आई का ऑर्डर। बेटे तीनों आइसोटॉप्स हैं और इनके लिए एक प्रैक्टिकल वैल्यू आप याद रखें, एक प्रैक्टिकल थिंग आप याद रखें। क्या है वो? है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर इनको कार्बन से जोड़ा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कार्बन ड्यूटेरियम एंड कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। तो बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? CH ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CT बॉन्ड। ये आपको प्रैक्टिकली याद रखना है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अब बताइए इनमें से सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है? यस, CT बॉन्ड स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, और अगर वो स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा तो बताइए प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज बताइए डिस्टेंस कम हो गई है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, तो प्लस आई ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद CD बॉन्ड, और सबसे कम प्लस आई CH बॉन्ड। हम जानते भी हैं हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट हमने 0 माना है, तो यहां पर हाइड्रोजन का आई इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। तो बताइए ऑर्डर क्या हो गया? TDH, और इसका रीजन क्या है? जी हां, बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जहां होगी तो वहां पर क्या होगा? प्लस आई सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी बेसिस पर TDH जो हमने लिखा, इसी बेसिस पर अगला एग्जांपल देखिए, CT3, CD3 और CH3। बात तो वही है, कार्बन है और उसके साथ आइसोटॉप्स जुड़े हुए हैं, तो ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CT3, CD3 एंड CH3। क्लियर है आपको? तो आइसोटॉप्स के केस में आप क्या देखते हैं? बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करते हैं।
तो बच्चों ये जो हमने सारे ऑर्डर पढ़े ये प्लस आई के ऑर्डर हैं। अब अगर हम इन सबको कंबाइन कर लें तो बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई कौन से ग्रुप्स का होगा, एक न्यूट्रल ग्रुप का या चार्ज ग्रुप का? जी हां, चार्ज ग्रुप का। कौन सा चार्ज? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सबसे पहले जो ग्रुप आएंगे वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप आएंगे, जो यहां पर लिख दिए हैं मैंने। ये पूरा कंबाइंड ऑर्डर हम लिख रहे हैं। ओके, ये पूरे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप आए। इसके बाद एल्काइल ग्रुप आएगा, और एल्काइल ग्रुप में बताइए सबसे पहले आप क्या देखेंगे? यस, नंबर ऑफ कार्बन और ब्रांचिंग। तो ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन 4, यहां 3, यहां 2, और उसके बाद आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो CT3, CD3, CH3, यहां एक एक कार्बन है। तो ये पूरा ऑर्डर हो जाएगा किसका? प्लस आई का। जनरल अगर हम लिखना चाहें, बताइए प्लस आई को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। याद रखें कौन से? नेगेटिवली चार्ज्ड। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? एल्काइल ग्रुप्स। और एल्काइल ग्रुप में आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद आप क्या देखेंगे? ब्रांचिंग। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसको बच्चों? यस, प्लस आई के ऑर्डर को। क्लियर है आपको? तो ये सभी ग्रुप्स प्लस आई के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? जी हां, हम माइनस आई इफेक्ट की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अच्छा, एक बात आप बताएं, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लस आई नेगेटिवली चार्ज ग्रुप शो करते हैं। तो माइनस आई की बात करें, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, विड्रॉ करने वाले। कौन से ग्रुप माइनस आई शो करेंगे? जी हां, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। दो तरह के ग्रुप्स, कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, तो माइनस आई शो करेंगे। और दूसरे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं माइनस आई इफेक्ट के कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है हैलोजेंस का। कौन कौन से हैलोजन लिए हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनका मुझे माइनस आई का ऑर्डर आपको बताना है। बताएं माइनस आई इन चारों में कैसे देखेंगे? इनमें EN के बेसिस पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है? जी हां, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, 4 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा, और वही तो माइनस आई इफेक्ट होता है। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में EN का ऑर्डर डिक्रीजिंग होता है। तो बताइए माइनस आई का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है? तो ये इनके माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, EN के बेसिस पर आप कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल माइनस आई का मैंने यहां पर लिखा है। अब इन ग्रुप्स में हमें माइनस आई की बात करनी है। बच्चों अगेन देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या उनकी EN ज्यादा हो कार्बन से, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहां बताइए फ्लोरीन, यस, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, आप जानते हैं जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बिल्कुल, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है? 1, 2, और इसीलिए कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्लियर है बच्चों? अब बताइए नाइट्रोजन NH2 ग्रुप, दिस इज फिनाइल ग्रुप एंड दिस इज विनाइल ग्रुप। इन सभी का माइनस आई होगा। अब बताएं, अगर में हम कंपेयर करें फ्लोरीन, OH, sp कार्बन, नाइट्रोजन, फिनाइल एंड विनाइल में, सबसे पहले EN की बात करते हैं। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए EN की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फ्लोरीन की EN बच्चों कितनी होती है? अगर मैं EN की बात करूं, फ्लोरीन की EN 4 होती है। ऑक्सीजन की EN कितनी होती है? जी हां, 3.5 होती है। अच्छा, नाइट्रोजन की EN कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, ये तीन तो वैल्यूज आपको याद है ही। अब बताएं, अगर हम इन तीनों की बात करें, सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का होना चाहिए, उसके बाद कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन, OH, और उसके बाद नाइट्रोजन। लेकिन बच्चों ये कौन है? sp कार्बन है इस ग्रुप में, C ट्रिपल बॉन्ड CH में। यहां है, ये फिनाइल है,
और बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? जी हां, दिस इज sp2, दिस इज sp2 कार्बन। और ये आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है बताइए? 1 2 3, sp2। एंड दिस इज विनाइल, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है। बेटे देखिए इन एटम्स में तो आपने बताया 4, 3.5 एंड 3, लेकिन अगर मैं sp कार्बन की बात करूं, sp2 कार्बन की, और यहां भी sp2 है, तो एक बात याद रखें, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज्यादा होती है। सिमिलरली sp2 की sp3 कार्बन से ज्यादा होती है। और इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहां पर मैंने यहां पर वैल्यू लिखी है। सबसे पहले sp कार्बन, जो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी En बच्चों कितनी होती है? 3.25। और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये ग्रुप का -I NH2 से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी En, sp कार्बन की En 3.25 है, जबकि नाइट्रोजन की En 3 है। अब बताइए ये sp कार्बन की En, दिस इज En ऑफ sp2 कार्बन 2.75 एंड sp3 कार्बन की En 2.5 होती है। क्लियर है? और इसको करने के बाद अब अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर क्या हो जाएगा इन सभी ग्रुप्स के -I का, सबसे पहले बताइए इनमें से सबसे कम En वाले कौन से हैं? ये भी और ये भी। इन चारों में अगर ऑर्डर देखा जाए बच्चों, जैसे मैंने बोला यहां पर 3.25 है। क्लियर है आपको? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 एंड 4। अब बताएं, ये फिनाइल है और ये विनाइल है। फर्स्ट कार्बन की En तो सेम है 2.5, लेकिन यहां देखिए इसमें सभी कार्बन sp2 कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये भी sp2 sp2 sp2, देख रहे हैं आप लोग? sp2, इसका मतलब इसमें sp2 कार्बन का नंबर विनाइल ग्रुप से बहुत ज्यादा है। और जितने ज्यादा sp2 कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा उसका -I या En हो जाएगी। तो बताइए इन दोनों में ऑर्डर क्या हो जाएगा? NH2 के बाद तो ये आएगा, क्योंकि इसकी 3 है, इसकी 2.75 है, तो ये, और उसके बाद लास्ट में बच्चों ये हो जाएगा। क्लियर आपको? तो अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, किसका? -I ग्रुप का या -I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो इस बेसिस पर आप कर सकते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। बताएं, दिस इज NO2, दिस इज Cn एंड दिस इज COH। आपको क्लियर है? यहां पर NO2 Cn COOH, इनमें जो -I का ऑर्डर है उसकी हम बात करना चाहते हैं। बच्चों बताइए अगेन डिफरेंस क्या है? अगर नाइट्रोजन का यहां पर हाइब्रिडेशन पूछा जाए, बताइए sp2 है, एक, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। दिस इज sp2 नाइट्रोजन। ये कार्बन क्या है? sp कार्बन। और ये बताइए कौन सा कार्बन है? अगेन sp2 कार्बन, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। अब एक वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या वैल्यू? जो sp2 नाइट्रोजन होता है उसकी En sp कार्बन से भी ज्यादा होती है। याद रखें, sp कार्बन से भी ज्यादा En किसकी होती है? sp2 नाइट्रोजन की। इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड O, पोलर पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो N पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और N पर जब ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ऑर्डर क्या होगा? NO2 Cn, और ये sp2 कार्बन है ही, हम जानते हैं sp कार्बन की En sp2 कार्बन से ज्यादा होती है। अगेन अगर इनमें ऑर्डर पूछा जाए तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चों? 1 2 एंड 3, ये इनके -I का ऑर्डर हो जाएगा। दैट इज पहले NO2, फिर Cn, फिर COH। क्लियर है आपको? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? हमें कंपेयर करना है Nr3+ को NH3+ से। अच्छा बताएं, इन दोनों में कौन सा चार्ज है? जी हां, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज -I, दोनों ही का -I होगा। लेकिन Nr3+ का ज्यादा होगा या NH3+ का ज्यादा होगा, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। आइए इस पर गौर करते हैं। बच्चों देखें, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है? प्लस, और उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं।
इसको मैंने यहां पर बनाया है, ध्यान से देखें। ऐसे ही यहां पर देखें NH3+ में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन यहां पर मैंने बनाए हैं। ओके, यहां पर R क्या है? बिल्कुल R इज एल्काइल ग्रुप। और आप देख रहे हैं यहां पर 3 R हैं और R ग्रुप को बल्की ग्रुप माना गया है। ये बड़े ग्रुप्स होते हैं और इसी वजह से बताएं इनमें क्या होगा, R R के बीच में बच्चों रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि हाइड्रोजन बल्की नहीं होते हैं, वहां पर रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट बल्की। तो इनमें जब RR के बीच में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। ध्यान से सुने, अगर रिपल्शन होगा तीनों R दूर जाएंगे एक दूसरे से, बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें sp sp2 और sp3 की, बच्चों ध्यान से सुने, sp sp2 sp3 की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, देखिए दिस इज sp कार्बन और sp कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। किसका, sp का। sp2 कार्बन का 120 डिग्री और इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स। बताइए सबसे ज्यादा किसमें बॉन्ड एंगल, sp कार्बन में लीनियर होता है, उसके बाद sp2 में और सबसे कम sp3 में। क्लियर है? और बताइए परसेंटेज s कैरेक्टर और En में क्या रिलेशन है। अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो बताइए sp कार्बन में कितने परसेंटेज s कैरेक्टर हैं, बताएं। अगर हम परसेंटेज s की बात करें, देखिए यहां पर तो s और p एक एक हैं, तो 50% s कैरेक्टर है। क्लियर है? किसकी बात करें अगर हम sp कार्बन की, तो यहां पर कितना है, 50% s कैरेक्टर। यही बात हम sp2 कार्बन के लिए करें तो एक s और 2 p, बताइए दोनों मिलकर 3 और उसमें से s कैरेक्टर देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 33.33% sp2 कार्बन में। लेकिन यही आप sp3 कार्बन में बात करें, बताएं, तो ये हो जाएगा 25% s कैरेक्टर। क्लियर है? ये परसेंटेज s कैरेक्टर है। और बच्चों एक बात याद रखें, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यही बात मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताएं, परसेंटेज, बताएं En और परसेंटेज s कैरेक्टर में क्या रिलेशन हो जाएगा, हम बात करें अगर, यस, En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। ओके, और इसीलिए बताइए सबसे ज्यादा En किसकी थी, sp कार्बन की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। आइए अब इससे उसका क्या लिंक है देखते हैं। Nr3+ में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बताएं बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या बढ़ेगा, जी हां, परसेंटेज s कैरेक्टर 180 डिग्री है तो ज्यादा परसेंटेज। क्लियर है आपको? और जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा, बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Nr3+ या NH3+, Nr3+। क्लियर है? और उसका रीजन मैंने आपको यहां समझाया, देखिए मैंने यहां लिखा भी है। बताइए क्या होगा Nr3+ में, यस, बताएं बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा किसमें, Nr3+ में, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है तो उसके से परसेंटेज कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और जब परसेंटेज बढ़ेगा तो En भी इंक्रीज होगा, और En इंक्रीज होगा तो -i भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? Nr3+ का -i NH3+ से ज्यादा होगा। अब इसी बेसिस पर जो हमने बताया, बल्की ग्रुप में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ने से आई इफेक्ट बढ़ता है, उसी बेसिस पर कुछ और भी यहां पर ग्रुप्स हैं। देखें कौन कौन से ग्रुप बच्चों, OR2+ एंड OH2+। आप खुद ही बताएं इनमें से किसका -i ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, OR2+, क्योंकि वहां पर 2 R है, उनमें रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो -i भी ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहां पर ये ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें OR एंड OH की, बताइए किसका -i ज्यादा है, जी हां, OR का -i ज्यादा है। क्यों बच्चों, अगेन यहां पर रिपल्शन की बात आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये जो पूरा ऑर्डर हमने बात की है, इसकी हमें बात करनी है कि कंबाइन अगर ऑर्डर दिया जाए तो क्या ऑर्डर होना चाहिए। देखें
आप मुझे बताइए पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा या न्यूट्रल ग्रुप का? बिल्कुल सही, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इसलिए यहां पर सबसे पहले कौन आएंगे? पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। क्लियर है? अब पॉजिटिव चार्ज ग्रुप में कौन कौन है देखिए, ये है एक तो, और ये है। आप मुझे बताइए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, किसकी ईएन ज्यादा है? बिल्कुल, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, और इसलिए ज्यादा माइनस आई किसका होगा? OR2 प्लस OH2 प्लस का इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों हमने लिखेंगे सेम ऑर्डर, इसके बाद NR3 प्लस NH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज ग्रुप आएंगे। ओके, इसके बाद देखिए न्यूट्रल ग्रुप आएंगे। अब न्यूट्रल में भी बताइए कार्बन वाला ग्रुप आएगा या नाइट्रोजन? जी हां, नाइट्रोजन, EN ज्यादा है तो NO2 ग्रुप। आफ्टर दैट CN, जैसे हमने यहां लिखा बच्चों, ये वाला ग्रुप CN, COH। उसके बाद देखिए यहां पर एक बार COH तक हो गया है। आफ्टर दैट हैलोजन्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद न्यूट्रल में ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं इन चारों से कम ईएन ऑक्सीजन की होती है, तो OR OH। ओके, आफ्टर दैट ऑक्सीजन हो गया। न्यूट्रल में नेक्स्ट कौन आएगा? sp कार्बन NNH2, जो ये वाला ऑर्डर था, देखें sp कार्बन NH2, फिर फिनाइल एंड फिर विनाइल। तो ये पूरा कंप्लीट ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके रीजन सहित, लेकिन आपको अल्टीमेटली ऑर्डर डायरेक्ट याद रख लेना है। सबसे पहले इसका एक ही तरीका है, पहले कौन आएगा बच्चों? जी हां, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, याद रखें। अगर हम -I की बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज ग्रुप आएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल ग्रुप आएंगे, और न्यूट्रल में भी कौन आएगा? पहले NO2 ग्रुप आएगा। ओके, तो उसके बाद NO2 ग्रुप आएगा। आप यहां से शुरू करें, ओके, और उसके बाद आप इस तरह से चलेंगे तो ये कंबाइंड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑर्डर आपको याद ही रखना है, ठीक है। और ये किसका ऑर्डर है? -I का ऑर्डर है। तो बेटे हमने पढ़ा कि कौन कौन से ग्रुप्स +I एंड -I इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आई इफेक्ट से रिलेटेड? एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें वो है स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। जैसा कि हम जानते हैं 3 तरह के इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हमने पढ़े थे, केटायन, फ्री रेडिकल एंड एनायन। ओके, अच्छा, क्या आप जानते हैं केटायन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? जी हां, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। तो अगर उनकी स्टेबिलिटी की बात करें, बताइए उनके साथ ऐसा कौन सा ग्रुप या एटम जोड़ा जाए? किसके साथ? केटायन के साथ या फ्री रेडिकल के साथ ऐसा कौन सा ग्रुप या एटम जोड़ा जाए कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए? सोचिए। देखिए एक बात तय है, केटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा। दैट इज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप केटायन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और बच्चों देने वाला ग्रुप, अभी हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप होता है? +I या -I? जी हां, +I ग्रुप। तो अगर कोई +I ग्रुप किसी केटायन के साथ जुड़ा है तो केटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसके ठीक अपोजिट, अगर कोई -I ग्रुप जुड़ा हो केटायन से तो बताइए वो क्या करेगा? बिल्कुल सही, -I ग्रुप तो केटायन से और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और केटायन की स्टेबिलिटी को और कम कर देगा। तो बताइए सबसे पहली बात, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ केटायन देखें तो स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है केटायन से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। क्लियर है आपको? कोई +I ग्रुप केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, कि -I ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। क्लियर है? तो ये सबसे पहली बात, सबसे पहली एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की। आइए नेक्स्ट जाने स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बच्चों अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें, बताइए एनायन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट? बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। अब कोई भी स्पीसीज अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज को हटाना चाहती है ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके। ऐसा ही एनायन में है। एनायन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
और जो ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को हटाएगा वो उस एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। बताएं बच्चों, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए कि वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाए? जी हां, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो उस एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? प्लस आई या माइनस आई? जी हां, माइनस आई। तो एनायन की स्टेबिलिटी एंड अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट में बात करें तो क्या रिलेशन हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? लेकिन एनायन में एक खास बात यह है कि आई इफेक्ट से पहले कुछ फैक्टर और आते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। वो कौन से फैक्टर हैं? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़कर आए हैं तो आपको यह भी आइडिया होगा कि एक पीरियड के अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किस तरह के चेंजेस होते हैं। जी हां, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियड के अलोंग चले अगर लेफ्ट टू राइट तो ईएन बढ़ती है। क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट ईएन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है और इसलिए ये जो फैक्टर हम चेक करते हैं ईएन का अक्रॉस द पीरियड चेक करते हैं। बताइए, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर? जी हां, एक मोर ईएन एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे O पर नेगेटिव हो और C पर नेगेटिव हो, बताइए इनमें से कौन मोर स्टेबल है? बिल्कुल, O पर नेगेटिव मोर स्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा आसानी से होल्ड कर सकता है। क्लियर है? लेकिन ये कहां देखना है आपको? पीरियड के एटम्स में आपको देखना है। पीरियड में जब हो तभी आपको बात करनी है किसकी बेटे? ईएन की। क्लियर है? लेकिन अगर वो ग्रुप के एनायन हो तो बताएं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है? ईएन और साइज? जी हां, साइज। तो यहां पर ध्यान रखें, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ईएन एंड साइज का। और उसके बाद आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ईएन में कोई फर्क नहीं हो, अगर साइज में कोई फर्क नहीं हो आयंस की, तो फिर आप ईएन के बेसिस पर देखेंगे कि किस आयन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो जनरली ऑर्डर भी यही होता है, पहले ईएन एंड साइज देखते हैं और उसके बाद आप क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये किसको चेक करने के लिए? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को चेक करने के लिए। आइए हम इसको एक पीरियडिक डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमें पता है पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम। बताइए जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? जैसे मैंने यहां पर लिखा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमें मालूम है कि ये किधर से किधर जाते हैं? पीरियड में लेफ्ट टू राइट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से, और इनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर इनमें हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इनमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ दीज एनायंस का। बच्चों हमें पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। बताइए इनमें से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जी हां, फ्लोरीन। और इसलिए F माइनस इज मोस्ट स्टेबल। और बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? स्टेबिलिटी का, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और इसलिए ये एनायन लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे चले F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और इनमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो बताएं अब क्या होना चाहिए? बेटे क्या इसमें भी हम ईएन कंपेयर करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हाँ फ्लोरीन है उसकी ईएन सबसे ज्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं ये चारों एक ग्रुप के मेंबर हैं और ग्रुप के अगर आयन से, ग्रुप के एनायन से, तो वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर देखिए क्या होता है? साइज। दिख रहा है आपको? ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है और साइज के बेसिस पर आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे? बताइए इनमें से साइज किसका सबसे ज्यादा है? यस, I माइनस का साइज सबसे ज्यादा है, F माइनस का साइज सबसे कम है। बच्चों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर F माइनस का साइज सबसे कम है और I माइनस का साइज बड़ा है तो बताइए किसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? ध्यान से देखें, यहां पर साइज छोटा है तो बताइए चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी।
और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आप याद रखें। इसका ठीक उल्टा I माइनस में हो जाएगा। I माइनस में साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है और इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बताइए इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ये इनकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो एनायन है, वो जिन पर नेगेटिव चार्ज है, वो एटम्स एक पीरियड के मेंबर्स हैं या वो ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। जनरली फर्स्ट चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। पहले क्या चेक करना है आपको, En और साइज, एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट और अदर इफेक्ट। लेकिन एनायन में पहले आपको En एंड साइज को चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर है। अब इसके बेसिस पर ये हमने क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। आइए इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिनसे हमने जितने भी ये बातें पढ़ी हैं ये और क्लियर हमें होती जाएंगी। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपेयर स्टेबिलिटी। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं और हमें बताना है कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है। आर यू रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहां पर ये चारों स्पीसीज लिखी है और हमें इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बच्चों देखते ही आपको पहले ये देखना है कि ये किस तरह की स्पीसीज हैं। बताइए इनमें कौन सा चार्ज है? जी हां, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायंस हैं। तो इन कार्बोकेटायंस में स्टेबिलिटी को हमें देखना है। अब देखिए बच्चों, आपको याद आना चाहिए कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी, यस, किसके प्रोपोर्शनल, प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और बताइए प्लस आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। क्या आपको याद है? बिल्कुल। तो बताइए यहां कितने कार्बन से, 4 कार्बन, यहां 3 कार्बन, यहां 2 और यहां 1। एक बात और है, यहां पर बताइए ब्रांचिंग कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। और अगर पूछा जाए आपसे, बताइए इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बिकॉज मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है। देखिए तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि यहां भी मिथाइल है, प्लस आई इफेक्ट, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको? इसका भी प्लस आई लगेगा, यहां भी प्लस आई लगेगा और यहां भी प्लस आई लग जाएगा। पता है कितनी तरफ से? 3 तरफ से प्लस आई, 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। सेकंड में देखें बच्चों, कितनी तरफ से? यस, 2 तरफ से। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। और थर्ड में केवल एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, CH3 से। क्या यहां कोई प्लस आई ग्रुप है? नहीं, कार्बोकेटायन से केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट नहीं होता है। बताएं ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस, A B C D। क्लियर है आपको? सबसे ज्यादा 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। अब बताएं ये जो कार्बन है, कार्बोकेटायन है, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 3। और इसलिए इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। कितने डिग्री? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज बताएं 2 कार्बन से डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 2 1, और इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो इनमें ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? A B C D। क्लियर है आपको? इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर A B C D डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। वेरी इजी। या मैं बोल सकता हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? A B और C अगेन 3 कार्बोकेटायन बनाए हैं। इनमें हमें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। बताइए तीनों में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंस किसका है? यहां हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम, यहां ट्रिटियम। और बच्चों आपको याद आना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन का तो 0 माना जाता है। और आइसोटॉप्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था ड्यूटेरियम का इफेक्ट ज्यादा होता है H से और ट्रिटियम का और ज्यादा होता है। तो बताइए इसमें से प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका हो जाएगा? जी हां, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद है आपको? यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, यहां थोड़ा कम है और यहां तो है ही नहीं। बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, CBA। ओके, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? स्टेबिलिटी का। कर लेंगे? आगे बढ़े। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस किए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है बच्चों? यस, स्पीसीज को पहचाने।
ये किस तरह की स्पीसीज हैं, कैटायन या एनायन? जी हां, एनायन है। अब एनायन जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा एनायन है तो En, साइज एंड आई इफेक्ट में माइनस आई, तीन बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। बताएं बच्चों, यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर। यहां पर भी कार्बन पर, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन पर। तो अगर जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो सभी एटम सेम है, ध्यान से सुने, जिस एटम पर नेगेटिव है अगर वो सेम है तो En तो सेम हो गई, साइज भी सेम हो गया उन एटम्स का। तो अब हम क्या देखेंगे, उनके साथ कौन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दैट इज इफेक्ट की बात करेंगे। और बताइए एनायन की स्टेबिलिटी और आई इफेक्ट में क्या रिलेशन है? जी हां, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताइए इनमें अगर हम देखें, यहां CH3 कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई, और प्लस आई बढ़ता है तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है। ये बिल्कुल अपोजिट किसका हो गया? कैटायन का। क्लियर है आपको? तो बताइए ये 3 डिग्री एनायन है। अगेन देखें ये कितने डिग्री एनायन है? 3 डिग्री, क्योंकि तीन तरफ, यहां 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। लेकिन अगर अब हम स्टेबिलिटी की बात करें, यहां पर तीन तरफ से मिथाइल है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया आपको? बताएं यहां एक की तरफ और यहां पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। समझ रहे? सबसे ज्यादा स्टेबल डी, फिर सी, क्योंकि केवल एक ही प्लस आई है, यहां दो प्लस आई हैं और यहां तो 3 प्लस आई है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? डी सी बी ए। ओके, ये इस एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज एनायन की स्टेबिलिटी बताएं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है। अगेन यहां पर मैंने 4 एनायंस लिए हैं और इनकी स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है। ध्यान से देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पर है? यहां कार्बन, 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 कार्बन। ठीक है, चारों एटम्स सेम हैं, तो हमें En की बात तो नहीं करनी है, साइज की बात भी नहीं करनी है, क्योंकि जिन पर नेगेटिव है वो तो सेम है। तो आई इफेक्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, बताइए यहां पर इस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2। यहां OH, यहां Cl, और यहां तो कोई ग्रुप नहीं है, यहां तो हाइड्रोजन है। ध्यान से देखें, यहां CH2 पर Cl है, यहां CH3 है, तो एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन बताएं Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई, OH का भी माइनस आई, और NO2 का भी माइनस आई। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से मैक्सिमम माइनस आई किसका होता है? जी हां, बिल्कुल सही, NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है। क्लियर है आपको? और अगर माइनस आई सबसे ज्यादा है तो ये एनायन की स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर देगा। बताएं इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन है? ए, क्योंकि यहां पर माइनस आई सबसे ज्यादा है। अब देखें OH और Cl दोनों का माइनस आई, लेकिन किसका माइनस आई ज्यादा है? ऑर्डर आपको याद रखना है। यस, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का माइनस आई OH से ज्यादा होता है। तो बताइए सबसे पहले तो कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा बच्चों? सी, फिर बी, क्योंकि यहां भी माइनस आई है, और लास्ट में कौन आएगा? डी, क्योंकि वहां कोई माइनस आई नहीं है। क्लियर है? तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। कर लेंगे? आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा है और इनमें, सॉरी फिफ्थ एग्जांपल में लिखा है, और इनमें क्या करना है? हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। देखें 1 2 3 4 ABCD, इन चारों में हमें एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अब देखिए यहां कार्बन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, कार्बन, कार्बन, कार्बन। अगेन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एटम तो सेम हो गए, तो दूसरे ग्रुप्स को चेक करें। बच्चों यहां कौन सा एटम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बताइए इसमें अगर हम देखें तो कौन सा फैक्टर हम यूज करेंगे? बच्चों एक बात याद रखें, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो तो साइज को देखा जाएगा, लेकिन फिर सुने, मैंने ये बोला था कि जब उनके ऊपर खुद पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे F-, Cl-, Br-, I- हो, तो ही साइज को देखना है। जब जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, जब वो
हेलोजेंस पर नेगेटिव चार्ज हो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, लेकिन यहां पर देखिए हेलोजेंस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज किस पर है, कार्बन पर है, और वो तो सेम है। तो फिर इन हेलोजेंस का जो कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं इनमें तो इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो साइज का फैक्टर कब देखना है, जब उनके ऊपर खुद पर चार्ज हो। तो बताइए किसका माइनस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। और बताइए किसका माइनस आई सबसे कम है, आयोडीन का माइनस आई सबसे कम है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, यस अगेन A B C D, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, तो एनायन की स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। कर लेंगे आप, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलें, बताएं हमें A B और C इन तीन एनायंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। आइए देखते हैं कैसे इनको कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर एनायन एनायन एनायन, अब ये नेगेटिव चार्ज किस एटम पर है, जी हां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दूसरी जो एटम है वो कौन है बच्चों, ये कौन है, क्लोरीन। यहां भी क्लोरीन और यहां भी क्लोरीन। अब तीनों में ही क्लोरीन है, तो डिफरेंस किस बात का है, गौर से देखें। जी हां एटम्स भी सेम है, एनायन में भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बताइए अगर मैं बात करूं इस नेगेटिव चार्ज में, क्लोरीन यहां है, ये पास है या दूर है, जी हां ये दूर है। ये क्लोरीन थोड़ा पास आ गया, देखिए 1 2 3, ये नेगेटिव चार्ज से 1 2 3 कार्बन पर है, ये नेगेटिव चार्ज से 1 2, और बच्चों ये क्लोरीन इसके जस्ट पास वाले कार्बन पर है। और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। बताइए कौन सा क्लोरीन सबसे पास है, थर्ड में क्लोरीन सबसे पास है, और जब पास होगा तो बताइए माइनस आई सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, C। उसके बाद ये थोड़ा दूर हो गया है और ये बहुत दूर हो गया है, और बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBA, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है क्लोरीन, और माइनस आई एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो जो सबसे पास होगा उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और इसीलिए ऑर्डर CBA हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। बताइए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने अगेन ये एनायंस लिखे हैं और इनकी स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है। बच्चों ध्यान से देखें, इन तीनों एनायंस में डिफरेंस क्या है। यस, क्या इनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल इन तीनों में ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या ये कार्बन सेम टाइप के कार्बन है। देखें ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और अगर आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp है। ओके, अब बताइए ये सिंगल बॉन्डेड एनायन है, दिस इज 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, दिस इज sp3, और ये भी बच्चों sp3 है। और हम जानते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड En में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। बताइए यहां कार्बन तो है लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी En सबसे ज्यादा हो जाएगी। याद रखें इन दोनों से ज्यादा, ये sp3 ये भी sp3 है। और हम जानते हैं माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा। अब ये भी sp3 ये भी sp3, तो डिपेंड करेगा दूसरे ग्रुप पर। बताएं बच्चों यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, और Cn का भी माइनस आई है, लेकिन किसका माइनस आई ज्यादा है, जी हां NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। वो ऑर्डर आपको याद आना चाहिए, इसीलिए बताएं ऑर्डर क्या हो जाएगा इन तीनों में स्टेबिलिटी का, सबसे पहले A, और जैसा मैंने आपको बोला बच्चों, आप बोलेंगे सर यहां तो माइनस आई ग्रुप ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप En देखेंगे, अगर उनमें आयंस में En में डिफरेंस है तो En फैक्टर पहले आएगा इंडक्टिव के। तो sp कार्बन है, En ज्यादा है, इसलिए नंबर A, फिर B और फिर C। अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इन तीनों एनायंस की स्टेबिलिटी का। कर लेंगे आप, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़े, 8th क्वेश्चन करते हैं, और अगेन ये 3 एनायन मैंने लिखे हैं, इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। बताइए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp, दिस इज
sp2 एंड दिस इज sp3। और अभी आप बता सकते हैं किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, sp में, तो en भी सबसे ज्यादा, सबसे कम en sp3 कार्बन की। क्लियर है? और बताइए क्या रिलेशन हो जाएगा, ABC। sp कार्बन है तो en मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर en मैक्सिमम है तो एनायन की स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो ट्रिपल बॉन्डेड एनायन, डबल बॉन्डेड एनायन, सिंगल बॉन्डेड एनायन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े। यहां मैंने 9th एग्जांपल लिखा है और मुझे इन तीनों में क्या कंपेयर करना है बच्चों, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। आइए इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करें। अब मैंने क्या बनाया है, केटायंस, और इन केटायंस में अगर स्टेबिलिटी को देखें, बताइए कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, यहां Ct3 है, यहां CD3 और यहां CH3, डिस्टेंस सेम है, और अब बहुत इजी हो जाएगा। बताइए किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, Ct3 का। ओके, तो सबसे ज्यादा A, फिर B और फिर C। ये हमने ऑर्डर पढ़ा था, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा, फिर हाइड्रोजन का, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रिटियम का। तो देखिए ये ट्रिटियम, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन। तो बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। तो इस तरह से आप कार्बोकेटाइन्स और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं।